Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing Gestalt Theory of Insightful Learning. Okay, and before we start, don't forget to like Dive to Learn, and Dive to Learn app is now available in Play Store, so you all can download it from there. Okay, so let us start. Gestalt theory of insightful learning. So here we will be doing a new theory. इससे पहले हमने बंदुरा का थ्योरी किया है. So अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो मेरे दूसरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं. Gestalt's theory of insightful learning. Gestalt is a decisive trend in psychology history. It was born in Germany at the beginning of the 20th century. So 20th century में एक डिसिसिव ट्रेंड ऑफ साइकोलॉजी का हिस्ट्री जन्म हुआ था. ओके, जेस्टॉल्ट बोल के. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस जेस्टॉल्ट. देयर इज नो परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस टर्म जेस्टॉल्ट, बट वी कैन इंटरप्रेट इट एज टोटलिटी, फिगर, स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशंस और ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी. ठीक है, सो जेस्टॉल्ट का ना इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं है. दिस इज अ जर्मन वर्ड. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं, बस इसको एक जर्मनी में क्या इसका मीनिंग क्या, उसको सिर्फ एक इंटरप्रेट कर सकते हैं लोग कि ये टोटलिटी, फिगर, स्ट्रक्चर, राइट, कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी, इन चीज़ों के आधार ले सकते हैं हम जेस्टाल्ट के लिए. ठीक है, मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड जेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग. अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट, दैट मीन्स आपको इस जेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में लिखना है. दीज टू आर सेम, लर्निंग बाय इंसाइट और Gestalt theory of learning. These two are same. Okay, so don't mix up कि ये क्वेश्चन कौन सा है या हमें क्या आंसर लिखना है. लर्निंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट एंड जेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, दे आर द सिमिलर वंस. सेम आंसर लिखना पड़ेगा अगर आपको इन दोनों के में से किसी एक के बारे में क्वेश्चन आया तो. ओके, सो मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट. अब इसका मतलब क्या है हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? The word Gestalt is German language means whole, total, pattern or configuration. As we know, पहले भी बोला था Gestalt का एक इंटरप्रेशन मात्र है, ये जर्मन वर्ड है एंड इसका मीनिंग जर्मनी में होता है whole, ओके, पूरा, संपूर्ण, total pattern and configuration. Okay, so configuration. Okay, so learning also take place as a whole. So because हम लोग सब learning के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये obviously एक learning related ही part है. Learning also take place as a whole. पूरा मात्रा में लर्निंग होगा, नॉट इन पार्ट्स. ये है, ठीक है. इन दिस रिस्पेक्ट Kohler performed a number of experiments on monkeys and arrived at the result that highest type of learning is through insights. So this person Kohler is also a psychologist and he performed an experiment on monkeys. बंदरों के ऊपर experiment किया इन्होंने और क्या पता लगाया कि the highest type of learning will be happening through insight. insight के माध्यम से देख कर लर्निंग होगा. ये किसने कहा? कोल्हर ने कहा. ठीक है, इंसाइट के माध्यम से. ओके, लर्निंग बाय इंसाइट मीन्स सडन ग्रास्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन, अ फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. सो लर्निंग ऑफ इंसाइट मतलब क्या है? लर्निंग ऑफ इंसाइट मतलब आप एक सिचुएशन में फंसे हो, तुरंत आप एक सोल्यूशन निकालते हो एंड दैट सोल्यूशन इज करेक्ट फॉर योर सिचुएशन. वहां पे ट्रायल एंड एरर, बार बार गलतियां करके फिर उसको सुधारने का मौका ही नहीं है. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एज इंसाइट, लर्निंग ऑफ इंसाइट. आप एक सिचुएशन में अचानक से फंसते हो, आप तुरंत उसको समझ के वहां से निकलने का जो एक सोल्यूशन ढूंढते हो, दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑफ इंसाइट एंड देयर इज नो process or no trial and error.
All discoveries and inventions have taken place through insight. Of course, the discoverer possessed a complete knowledge of the whole situation in piecemeal. So, जो भी डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुआ है ये सारे इंसाइट के थ्रू ही हुआ है. एक सिचुएशन में फंसा, वहां से निकलने का सोल्यूशन तुरंत आपके दिमाग में जो भी आया वो आपने किया, एंड अ डिस्कवरी और इन्वेंशन वाज डन. Right? So that is how all discoveries and inventions were done. That was through insight. Insight medium say the learning of insight through ही हुआ था. Okay. The Gestalt psychologists dismiss the theory of trial and error, hit and miss, strive and succeed. सो जिसाल थ्योरी को मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों में ये जो थ्योरी है ऑफ ट्रायल एंड एरर, जो आप गलती करोगे, एक बार गलती किया फिर सीखोगे, फिर करेक्ट करोगे, या हिट एंड मिस, ट्राइव एंड सक्सीड, ये नहीं होता है. ओके. अनदर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट E.C. Tolman also rejects the trial and error theory and approaches the insight theory. So, एक तो हमने पढ़ा कि कोलर ने किया ये, और दूसरा E.C. टॉलमन, जिन्होंने ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी को रिजेक्ट किया और इनसाइट थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट किया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू टॉलमन, इन ऑल लर्निंग सम इंटेलिजेंस इज एट वर्क. It is the learner who actively participates in the act of getting new experience. He organizes his perceptions and observations and gives meaning to them. It is his whole mind that perceives, constructs, and reconstructs experiences. In his purposive theory of learning, he explains the behavior of rats in teaching the goal through many trials as a result of insight or making cognitive map of the maze. So here टोलमैन क्या बोल रहे हैं हमें? टोलमैन हमें बता रहे एक लर्निंग प्रोसेस में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस हमारी काम कर रही होती, राइट? हमारी थोड़ी बहुत अकल काम कर रही होती, एकदम भी हमें कुछ नहीं पता, ऐसा सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ हम अपने दिमाग का यूज करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्ट कर ही लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इनसाइट थ्योरी. लर्नर हम जो सीख रहे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कुछ नया सीखने के लिए, है ना? कि आज मुझे कुछ नया सीखना है तो मैं एकदम जोश के साथ उसको नए एक्सपीरियंस को, नए एक्सपेरिमेंट को, नई चीज को सीखने के लिए पूरी अपनी मेहनत से, जोश से उस चीज को करूंगी, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी उस चीज को सीखने के लिए. तो हम जब वो सीखते हैं तो क्या करते हैं? अपने परसेप्शंस, ऑब्जर्वेशंस को हम मीनिंग देते हैं. जो भी हम देख रहे हैं या हमें जो पहले से थोड़ी बहुत पता है इस चीज के बारे में, उन चीजों को कंबाइन करके एक मीनिंग देते हैं एंड आगे हम उसको परसीव करते हैं पूरे फुल माइंड से. फिर उसको क्या करते हैं? हम उसको परसीव, रिसीव करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. जो भी नॉलेज हमारे पास था और जो हमने देखा और जो सीखा है उसको एक नया कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको रिकंस्ट्रक्ट करके पेश करते हैं. That is how this insight theory works. In his purposive theory of learning, he explains the behavior of rats. इन्होंने, that is Tolman, E.C. Tolman, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रैट्स के बिहेवियर में. उन्होंने रैट्स को गोल करना सिखाया था, फुटबॉल खेलना सिखाया था. उसमें इन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर किए एंड लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ? ऑफ इनसाइट, मेकिंग कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज. लास्ट में क्या हुआ? वो रैट ने उस मेज का मैप अपने दिमाग में बना लिया और वो इनसाइट वो ऑन द स्पॉट जो परफॉर्मेंस दिया, because of the help of that cognitive map that they had made of the maze in their mind, the experiment was successful, right? So experiment of theory of learning by insight. One is Koller's experiment on Sultan, that is experiment with box, and experiment with two sticks. Here there are two experiments that we'll be talking about. One is Koller's experiment on Sultan with experiment with a box and two sticks. Okay. So ये experiment किन्होंने किया? Koller ने किया था. Koller का experiment है for
Gestalt theory. Okay, characteristics of the Gestalt theory. What are the characteristics of the Gestalt theory? Its main predecessors of Gestalt theory are philosophers, thinkers such as Kant, Wolfgang Kohler is the full name of Kohler. Okay, um, and thinkers such as Kant, Wolfgang Kohler developed the theoristic base on which the school developed. Gestalt theory explores the dynamic relationship that connects the various elements of reality. Gestalt theory does not conceive separating process such as learning from memory. ठीक है. So the main preceders of Gestalt theory are philosophers like Kant and Wilhelm. इन्होंने Gestalt theory को experiment किया and approve किया, okay, and develop the theoretic basis on which the today's school is developed. Okay, Gestalt theories explore करते हैं क्या चीज का they the dynamic relation that connects the various elements of reality. Gestalt theory does not concede separations processes such as learning from memory. मेमोरी में पीस करके फिर याद करना, वो जेसॉल्ट थ्योरी इसको अप्रूव नहीं करते हैं. जेसॉल्ट थ्योरी का मानना है कि लर्निंग एज अ होल होता है, पूरा सिचुएशन में लर्निंग एज अ होल, एक ही बार में लर्निंग होता है. वी आर एक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, राइट. जो भी रियलिटी में हो रहा है, वो जो उस सिचुएशन में हो रहा है, तुरंत हम समझ जाते हैं. वी डू नॉट all perceive reality in the same way. We have our own vision. Each one structures the information they receive according to the previous experiences. कितना सही है ना. अब जैसे कुछ भी एक रियलिटी में कुछ हुआ है, तो हमारा परसेप्शन, हमारा मानना क्या होता है, सबका मानना एक बराबर नहीं होता है. कोई भी सिचुएशन में, हर क्लास के अंदर भी आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, सब बच्चे अपने अपने समझ के हिसाब से समझेंगे चीज को, और जो भी उनका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से वो समझेंगे. बच्चों ने पहले किस तरीके से समझा है चीजों को, उसी के आधार पर आगे की चीज भी समझेंगे. सब एक तरीके से नहीं समझते हैं, सबका परसेप्शन, समझने का, देखने का नजरिया अलग अलग होता है, राइट. सो Gestalt theory's मेन स्टडी एरिया इज परसेप्शन. तो Gestalt थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी एरिया कौन सा है? परसेप्शन, नजरिया. Gestalt theorists focused especially on seeking simple and natural explanations that could be adapted to our natural way of perceiving reality. Through perception, we are able to acquire knowledge of the world, interact with it, and connect with others. सो परसीव, कैसे परसीव करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, कैसे हम उसे रिसीव कर रहे हैं, हमारा नेचुरल वे कौन सा है उसको रिसीव करने का. एंड देन जो भी हमने रिसीव किया उसका क्या समझा हमने, क्या अर्थ निकाला, और उस अर्थ को हम अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में उसको कैसे डालेंगे, और उसी नॉलेज के आधार पर हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट और कनेक्ट करते हैं. यही है मेन Gestalt थ्योरी का स्टडी एरिया, कि हम क्या देखते हैं, हम कैसे समझते हैं, और जो समझा हमने वो हम कैसे लोगों के साथ बांटते हैं, हमारा ज्ञान बांटते हैं. दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ Gestalt थ्योरी. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. नाउ some similar figures seem to have the same shape. Their similarity may be due to the fact that they have a similar color, shape, or any other characteristics that allow us to draw a parallel between them. We know that each tree has its own characteristics. Not all trees have exactly the same height and color. However, from this point of view, they seem to us to be particularly the same because of their similarity. So there are many laws, okay, in Gestalt theory. Number one law is law of similarity. Law of similarity मतलब कोई भी सेम चीज, सेम टाइप ऑफ फिगर हैज अ सेम शेप, राइट. अगर हम बॉक्सेस बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि सारे बॉक्सेस सेम शेप में हो, सेम से फिगर होगा, तो हमको क्या लगेगा कि सारे बॉक्सेस एक ही तरह के दिख रहे हैं. अगर शेप डिफरेंट है या कलर डिफरेंट है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे. बट वेन दे आर सेम टाइप ऑफ फिगर, एक ही टाइप का बुक्स है, सेम शेप, सेम कवर, तो उसमें हम लोगों का अच्छा बुक्स है, लेकिन हम उस पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट. सो हियर ऑल्सो, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया ट्रीज का.
ट्रीज में क्या होता है, अब हमारे दिमाग में एक सेट है, प्रायोरी पहले से एक सेट है। ट्री मतलब एक बड़ा सा पेड़ जो जो कि एक बड़ा उसमें ट्रंक होता है, एंड देन लीव्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, दैट इज अ ट्री, है ना। ट्री मतलब आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ बड़ा सा पेड़, राइट। एंड हमारे दिमाग में यही आएगा, बचपन से लेके आज तक हमारे दिमाग में यही आएगा। हम जबकि हमें पता है ट्रीज डिफरेंट होते हैं, हाइट में, कलर में, कोई फूल देते हैं, कोई फल देते हैं, राइट, कोई छांव देते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीज क्या होता है, सबके दिमाग में, बच्चों से लेकर बड़े तक का दिमाग में क्या होता है, ट्री दे आर बिग, ग्रीन एंड बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो दैट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि सब चीज हमें एक सिमिलर ही दिखता है, सिमिलर वे में दिखता है। नाउ अनदर लॉ ऑफ दिस Gestalt theory is law of proximity. Okay, law of proximity means the element closest to each other tend to form a group as if they were one set. If you look at 3 piles of candy, you will notice 3 groups instead of seeing all the candies separately. प्रॉक्सिमिटी मतलब एक ही तरह की चीज, ठीक है, बहुत सारे एक तरह के कैंडीज है, चॉकलेट्स है, एक ग्रुप में 1, फिर दूसरे में यहाँ पे वही सेम तरह के है यहाँ, फिर दूसरे ग्रुप में यहाँ पे है। तो हम जब देखते हैं, जब हमारे देखने का नजरिया होता है, क्या होता है, एक एक चॉकलेट को हम लोग यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग दूसरे दूसरे चॉकलेट, यहाँ पे चॉकलेट्स को अलग अलग नहीं देखते। हमारा नजरिया देखने का क्या होता है कि दिस इज वन ग्रुप ऑफ चॉकलेट, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ चॉकलेट एंड दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ चॉकलेट, यहाँ 3 ग्रुप ऑफ चॉकलेट्स हैं, बस यही देखते हैं, हमारा नजरिया ये होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स जो एकदम क्लोजली है, क्लोज सिमिलैरिटी है, वो हम एक सेट बना लेते हैं, उसको एक सेट में देखते हैं। दिस सेट, लुकिंग थिंग्स इन अ फॉर्म ऑफ अ सेट और अ ग्रुप इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो सिमिलर होते हैं। Now, law of closure. What is this law of closure? This law states that the brain is able to perceive forms and figures in their complete appearance. उनके complete appearance में हमारा ब्रेन ऐसे ट्रेंड है कि हम वो फॉर्म्स या फिगर्स को उसी टाइप से देखते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में हम लोग ग्रुप्स में देखते हैं चीजों को। लॉ ऑफ क्लोजर हम लोग क्या देखते हैं, लॉ ऑफ क्लोजर में, कि हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेंड है। सपोज से इफ आई कैन ड्रॉ दिस, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट, हमें ट्राइंगल देख रहे हैं। नाउ इफ आई ड्रॉ अ सर्कल हियर, another circle here, another circle here, another circle here. Sorry for that drawing bad, right? And if I cover this whole thing with a line or a box, तो क्या होता है, हमको ये ट्राइंगल दिखेगा, बट वी वोंट सी दिस पार्ट, कि यहाँ पे एक सर्कल ने कवर किया है। हमारा ब्रेन किस तरीके से डेवलप है कि हम एक फिगर को देख सकते हैं, एक फॉर्म को देख सकते हैं, बट व्हाट द फॉर्म इज कवरिंग या उसके आजू बाजू क्या है वो नहीं दिख। सबसे ज्यादा हमको क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल ही दिख रहा है, राइट। सो वी विल बी लुकिंग एट दिस ट्राइंगल ओनली। सपोज अनदर एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो सपोज से दिस, ये है एक, दिस इज अ सर्कल, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक है। अब लॉ ऑफ क्लोजर में क्या होता है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि अच्छा ये एक सर्कल है, फुल सर्कल है, और यहाँ पे एक ब्रेक हुआ है। हमारे दिमाग ने पहले बता दिया हमें कि ये सर्कल है फुल, राइट। सो हम एक फॉर्म, एक फिगर को कंप्लीट अपीयरेंस में देखते हैं, अपने आप ही। हमें नहीं, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक है या एक कट है, लेकिन हम ये इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग, हमारे दिमाग में पहले ही सेट होता है अच्छा ये एक सर्कल है। सो दिस टाइप ऑफ दिस इज लॉ ऑफ क्लोजर, जो हमारे ब्रेन ऑलरेडी फिगर आउट कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड है किसी भी फिगर या किसी भी फॉर्म को देखने में, कि एक कंप्लीट अपीयरेंस में ही हमें वो दिखेंगे।
यहाँ पे उसका कट है, ये नहीं दिख रहा हमें, यहाँ पे इसका कट है, ये नहीं दिख रहा, फुल फॉर्म में ही हमें दिखेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स it says that law of continuity the brain is able to perceive forms and figures in their complete appearance. ये तो क्लोजर का हो गया. One example is that if we are walking around and notice on a poster an A covered by half of a street lamp, we will continue to know that the letter is A and read the text without difficulties. समझिए आप? This is so easy to understand. किसी भी कंटिन्यूटी मतलब रोड में भी जब हम लोग जाते हैं, कई सारे पोस्टर्स दिखते हैं हमें, किसी भी कारण से कोई भी एक लेटर छिप गया हो, राइट, और उसका आधा पार्ट खाली हमें दिख रहा हो, तो हम लोग इजीली उसको पढ़ लेंगे कि ओके दिस इज ए, ये ए लेटर है, और जो भी दूसरा लेटर्स है उनको ऐड करके हम लोग वो वर्ड बना सकते हैं. दिस इज कंटिन्यूटी. आधा आधा ए सपोज ऐसा है, ओके, एंड यहाँ पे कुछ फट गया या कुछ भी प्रॉब्लम है, ओके, एंड देन वी राइट हियर other letters are ओके, सपोज दिस इज इट. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे दिमाग भी ऑलरेडी सेट है कि दिस इज ए एंड द वर्ड इज एप्पल, इजंट इट? ये हम लोग अपने आप ही सेट कर लिया. हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेंड है, हमारा दिमाग इस तरीके से सोच लेता है पहले के अग्रिम जो हमारे पास पहले से जो हमारे पास ज्ञान है उसकी मदद से. सो हमारे पास आधा अधूरा नक्शा में भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये लेटर ए है. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. वेर एवर यू सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग, दैट मीन्स दैट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, एंड देन कम्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? Perception or an idea is able to suggest its contradictory opposite, like the heat of the summer suggests the cold of the winter. So contracts मतलब opposite, डायरेक्टली इसका मतलब है अपोजिट. अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, हमारे दिमाग में ऑलरेडी उसके अपोजिट आ ही जाते हैं. समर के बारे में, अरे इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी समर्स में, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये आएगा हमारे दिमाग में, अच्छा विंटर कैसा रहेगा यार, विंटर में भी शायद समर इतनी गर्मी है तो विंटर तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ठंडी होने वाली है. सो कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑपोजिट्स हमारा दिमाग अपने आप ही परसीव कर लेते हैं, हमारा दिमाग अपने आप ही ये सोच लेता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, so this much for today. This is Gestalt theory of learning, and don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. And Dive to Learn app is now available in Play Store, so you can download it from there. Thank you.